पैसे ने हमारी ज़िंदगी को बहुत आसान बना दिया है। अब हम चाहे जहाँ मर्जी जा सकते हैं, खा सकते हैं, जो मर्जी काम कर सकते हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं। यानी कि हमने उस युग में जन्म लिया है जब पैसे का चलन है, जब पैसे से हम कुछ भी खरीद सकते हैं, अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। अगर हम उस समय के लोगों के बारे में सोचें जब पैसा नहीं था, तो उस समय लोग कैसे अपनी ज़रूरतों को कैसे पूरा करते थे, या ऐसा था कि उस टाइम में लोगों की कोई ज़रूरतें नहीं होती थी, या वो दूसरों पर अपनी ज़रूरतों के लिए डिपेंड नहीं रहते थे, वो सेल्फ़ सफिशिएंट थे, उनको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अगर मुझसे इसका आंसर पूछा जाए तो मैं तो यही कहूँगी कि नहीं, ऐसा नहीं था। वो इतने सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे, या कोई भी जो ह्यूमन बीइंग होता है वो इतना सेल्फ सफिशिएंट नहीं होता कि उसको किसी की ज़रूरत ही ना पड़े। क्योंकि आज जो हम ये एक्सचेंज वर्ड पढ़ते हैं ना, एक्सचेंज यानी कि जिसको हम लेना देना, आदान प्रदान कहते हैं, वो पहले की जो इंटरडिपेंडेंस है उसी से निकला है। पहले भी लोग क्या थे, एक दूसरे पर इंटरडिपेंड थे, एक दूसरे पर निर्भर करते थे, सारी चीज़ें उन पर नहीं, उनके पास नहीं मिलती थी, उनको कुछ चीज़ों के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था, जिसकी वजह से वो एक्सचेंज करते थे। तो जब पैसा नहीं था तो लोग कैसे अपनी ज़रूरतें पूरी करते थे, हम आज उस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे जिसको बार्टर सिस्टम के नाम से जाना जाता है। हाँ जी, नमस्कार, इकोनॉमिक्स टू द पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बार्टर सिस्टम और इसके साथ साथ मनी सिस्टम के बारे में भी पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि बार्टर सिस्टम होता क्या है। बार्टर सिस्टम जिसको हिंदी में वस्तु विनिमय प्रणाली भी कहा जाता है। विनिमय यानी कि एक्सचेंज, यानी कि अभी मैं बताकर हटी हूँ लेना देना, यानी कि वस्तु का लेना देना करना। इसको हम C2C सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, C2C सिस्टम, या फिर इकोनॉमिक्स में इसको CC इकोनॉमी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर जो C का मतलब है वो होता है कॉमोडिटी। कॉमोडिटी यानी कि जिसको हम गुड्स भी कहते हैं, गुड्स यानी कि जिनको हम थिंग्स भी कहते हैं, यानी कि वस्तुएं। तो बार्टर सिस्टम में क्या होता है, C2C सिस्टम यानी कि कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी सिस्टम, कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी इकोनॉमी, यानी कि अब इस टाइम हमारे पास या उस टाइम लोगों के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं था, मनी चलन में ही नहीं थी, पैसा क्या होता है लोगों को पता ही नहीं था। तो कैसे लोग बार्टर सिस्टम के जरिए अपनी ज़रूरतें पूरी करते थे। तो बार्टर सिस्टम में क्या होता है, वस्तु के बदले में वस्तु का लेना देना होता है। इसमें पैसे का कोई भी यूज़ नहीं होता है। मानकर चलिए एक ए पर्सन है और उसके पास क्या है, वीट है, गेहूं है, और एक बी पर्सन है, उसके पास क्या है, राइस है। तो बी को चाहिए वीट और ए को चाहिए राइस, तो यहाँ पर दोनों क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। यानी कि जो ए है वो बी को कुछ वीट यानी कि गेहूं दे देगा और कुछ अपने पास रख लेगा, और जो बी पर्सन है वो इस वीट के बदले क्या करेगा, राइस ए पर्सन को दे देगा। इस तरीके से ए और बी दोनों पर्सन की ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी, और इस सिस्टम को हम बार्टर सिस्टम कहेंगे। और इस बार्टर सिस्टम में कहीं भी मनी का यूज़ नहीं हुआ है, यानी कि नो यूज़ ऑफ मनी। यहाँ पर ए और बी के बीच में जो एक्सचेंज हुआ है वो कॉमोडिटी के ज़रिए हुआ है। कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी जो भी एक्सचेंज हुआ है वो वस्तुओं के लेन देन से ही हुआ है। यहाँ पर कहीं भी पैसे की नाम नहीं लिया गया है, पैसे की ज़रूरत या पैसे का यूज़ यहाँ पर कहीं भी नहीं किया गया है। तो पहले उस समय में लोग ऐसे ही वस्तुओं का लेन देन करते थे, गेहूं के बदले में राइस, या फिर कैटल्स, या फिर अनाज हो गया, या फिर क्लॉथ हो गई, या फिर वुड्स हो गई। यानी कि जो भी चीज़ें होती थी वो चीज़ों के ज़रिए ही अपनी जो ज़रूरतें थी उनको
पूरा करते थे, एक चीज़ लेते थे दूसरी चीज़ देते थे, और इसी को हम बार्टर सिस्टम यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली के नाम से जानते हैं। लेकिन जो बार्टर सिस्टम है उसमें कुछ कमियां थी, और वो कमियां क्या थी, यानी कि इसमें कुछ डीमेरिट्स थे। डीमेरिट्स में क्या आएगा, उसके सबसे पहला जो डीमेरिट था, इसका सबसे पहला जो दोष था, जो कमी थी, वो क्या थी, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। कोइंसिडेंस यानी कि डबल कोइंसिडेंस, जिसको हम हिंदी में दोहरा संयोग के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या था, मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगी। मान के चलिए एक पर्सन है ए, वो चाहता है कि वो वीट तो क्या करे, सेल करेगा। वीट क्या करेगा, सेल करेगा। और बाई क्या करेगा, क्लोथ। तो वो सबसे पहले बी पर्सन के पास गया, उसने बी पर्सन से बात कही कि हाँ जी भाई, मैं आपको वीट दूंगा, मुझे क्लोथ दे दो। तो जो बी पर्सन था उसने कहा नहीं, मैं क्लोथ तो सेल कर दूंगा, मैं आपको क्लोथ कपड़े दे दूंगा, लेकिन मुझे तो राइस चाहिए, मुझे क्या करना है, राइस खरीदना है, मुझे वीट की ज़रूरत नहीं है। फिर वो सी पर्सन के पास गया, अब उसको भी यही बात कही कि भाई आप मुझसे वीट ले लीजिए और आप कपड़े दे दीजिए। अब वो सी कहता है कि मैं सेल तो कर दूंगा क्लोथ, मेरे पास हैं कपड़े देने के लिए, बट मुझे आपकी वीट की ज़रूरत नहीं है, मुझे क्या चाहिए, मुझे तो वुड चाहिए, यानी कि मुझे तो लकड़ी चाहिए। तो यहाँ भी ए एक्सचेंज नहीं कर सका। फिर जो ए था वो डी पर्सन के पास गया और डी पर्सन से भी यही क्वेश्चन उठाया, यही बात की कि आप मेरी वीट ले लीजिए और मुझे कपड़े चाहिए, तो आप मुझे कपड़े दे दीजिए। तो वीट ने कहा ठीक है, मैं क्या करना चाहता हूँ, क्लोथ करना चाहता हूँ, और बाई मेरी ज़रूरत क्या है, वीट है। तो यहाँ पर यानी कि इन दोनों का जो एक्सचेंज होगा, यानी कि जो बार्टर सिस्टम है, यहाँ पर वो इम्प्लीमेंट होगा। यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर भी नहीं होगा, कहाँ पर होगा, इस सिचुएशन में होगा। तो यहाँ पर इसको हम, यहाँ पर क्या है, लैक, ए और बी के बीच में, ए और सी के बीच में क्या है, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस। यानी कि ए ने वो पर्सन ढूंढा, वो पर्सन सर्च किया जिसकी ज़रूरत की चीज़ उसके पास थी और उसकी चीज़ की ज़रूरत उस पर्सन को थी। यहाँ पर बी और सी को उसकी ज़रूरत की चीज़ तो थी बी और सी पर्सन के पास, लेकिन ए के पास उन दोनों की ज़रूरत पूरी करने के लिए कॉमोडिटी नहीं थी। लेकिन डी ऐसा पर्सन था जहाँ पर दोनों का एक्सचेंज हो सकता था, क्योंकि जो ए चाहता था वो डी के पास था और जो डी चाहता था वो ए के पास था। तो ऐसे में हमें क्या करना पड़ता है, बार्टर सिस्टम में ऐसे पर्सन सर्च करने पड़ते थे जिनके पास हमारी ज़रूरत का सामान हो और उनके ज़रूरत का सामान हमारे पास हो। तो ये जो बार्टर सिस्टम था, यहीं से आपको पता चल जाएगा। आगे हम इसका एक और डिमेरिट हम पढ़ेंगे, जिसमें क्या है कि जो ये वेस्ट ऑफ लेबर एंड टाइम पढ़ेंगे हम, तो आप यहीं से उसको समझ सकते हो कि ऐसे इंसान को सर्च करने में टाइम भी बहुत लगता था और लेबर भी बहुत लगती थी। ये नहीं था कि ए पर्सन को ये तीनों पर्सन एक ही गांव में मिले हों। हो सकता है कि जो बी था वो किसी और गांव का हो, सी किसी और शहर का हो, कुछ भी हो सकता है कि डी किसी तीसरे गांव का हो। तो इसमें क्या हुआ कि ए की मतलब लेबर भी बहुत लग गई और टाइम भी बहुत लग गया। तो बार्टर सिस्टम में क्या होता है कि सबसे बड़ा जो इसका दोष है, डिमेरिट है, वो क्या है, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, यानी कि आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। आगे हम सेकंड डिमेरिट देखेंगे। सेकंड डिमेरिट क्या है, लैक ऑफ वैल्यू,
लैक ऑफ वैल्यू एक्यूमुलेशन। देखिए कॉमोडिटी में क्या करना पड़ता है, लैक ऑफ वैल्यू एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन का मतलब क्या होता है यहाँ पर, स्टोर करना। बार्टर सिस्टम में हम किसकी बात करते हैं, कॉमोडिटी की। तो कुछ कॉमोडिटी ऐसी होती हैं जैसे कि फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल हो गई, या फिर मिल्क हो गए। ये कुछ ऐसी कॉमोडिटी हैं जिनको हम स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि जो इनका लाइफ स्पैन होता है वो 2 या 3 दिन ही होता है, उसके बाद ये चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम स्टोर करके नहीं रख सकते। थर्ड पॉइंट क्या है, लैक ऑफ प्राइस मेजरमेंट, लैक ऑफ प्राइस मेजरमेंट। अब देखिए मान के चलिए कि मेरे पास गेहूं है और आपके पास दूध है। अब मैं कहती हूँ कि आप मुझे दूध दे दीजिए, मैं आपको अपनी गेहूं दे देती हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए जो मैंने आपको गेहूं दी है वो तो आप 6 महीने, आप साल तक स्टोर करके रख सकते हो, लेकिन जो आपने मुझे दूध दिया है वो दूध तो 2 या 3 दिन ही चलेगा, लेकिन मैंने जो आपको चीज़ दी है वो आपकी तो साल भर आपकी ज़रूरत को पूरा करती रहेगी। तो क्या यहाँ पर दोनों की वैल्यू सेम है? तो यहाँ बार्टर सिस्टम में हम वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते कि किसी चीज़ की वैल्यू कितनी है। क्या अगर आपके पास एक कैमल है, मेरे पास एक गाड़ी है, क्या दोनों का एक्सचेंज ठीक रहेगा? आपको क्या लगता है कि बार्टर सिस्टम में जैसे एक गाड़ी है दूसरी तरफ कैमल है, तो क्या अगर हम मान के चलें कि आपके पास गाड़ी है, मेरे पास एक कैमल है, तो क्या आप एक्सचेंज करोगे कि मैं आपको अपना कैमल दे दूं और आप मुझे अपनी गाड़ी दे दीजिए? मेरे ख्याल से आप नहीं कर पाओगे। फोर्थ पॉइंट है डिफ़िकल्टीज ऑफ डिविजिबिलिटी इन कॉमोडिटी, यानी कि डिफ़िकल्टीज ऑफ डिविजिबिलिटी इन कॉमोडिटी। कुछ चीज़ों के हम टुकड़े नहीं कर सकते, कुछ चीज़ों को हम डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे ही हम उनको डिवाइड करेंगे उनकी इम्पोर्टेंस ही ख़त्म हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल कैसे, जैसे मान के चलिए कि मेरे पास एक भैंस है, वो बहुत अच्छी नस्ल की है, बहुत ज़्यादा वो दूध देती है, और मुझे क्या चाहिए, मुझे कुछ गेहूं चाहिए, मुझे कुछ कपड़े चाहिए, मुझे कुछ राइस चाहिए। और क्या मैं ऐसे कर सकती हूँ कि मैं भैंस जो है उसके टुकड़े कर करके मैं राइस वाले को दे दूँ, कुछ मैं गेहूं वाले को दे दूँ, कुछ मैं कपड़े वाले को दे दूँ? नहीं। यानी कि जो भैंस है उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो कुछ कमोडिटीज़ ऐसी होती हैं जिनको डिवाइड करने से ही उनका जो लाइफ स्पैन है वो ख़त्म हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मान के चलो कि मेरे पास बकरी है और आपके पास 2 बोरी अनाज की है, और हम दोनों एक्सचेंज करना चाहते हैं कि मैं आपको बकरी दूंगी और आप मुझे 2 बोरी अनाज दे दीजिए, ऐसे में हमारी बात हुई। लेकिन मैं कहती हूँ कि नहीं, मुझे 2 बोरी अनाज नहीं चाहिए, मुझे तो 1 बोरी अनाज ही दे दो। तो क्या मैं अब यहाँ पर ये करूँगी कि अपनी बकरी की 2 टांगें मैं अपने पास रख लूँगी? नहीं जी, मैंने तो आपसे 1 बोरी अनाज ली है, तो मैं सारी बकरी क्यों दूँ? यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम डिवाइड नहीं कर सकते। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, 5th पॉइंट है लैक ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू, लैक ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू, मान के चलिए कि आपके पास, आपके गांव में ज़मीन है, आपका घर है, आपके खेत खलिहान है, आपका बाग बगीचा है, लेकिन आपको शहर में शिफ्ट होना पड़ रहा है, आपको अपना गांव छोड़ना पड़ रहा है। तो शहर में भी अब आपको रहने के लिए मकान चाहिए।
तो ऐसे में क्या आप शहर के किसी पर्सन को ढूंढोगे, सर्च करोगे जो गाँव में आपकी ज़मीन ले ले और उस ज़मीन के बदले शहर में आपको अपनी ज़मीन दे दे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और ना ही आप अपने गाँव की जो ज़मीन है, जो खेत खलिहान है, ना ही आप उनको उठाकर शहर में ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो जो लैक ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू है वो भी बार्टर सिस्टम का एक बहुत बड़ा दोष है। आगे 6 पॉइंट आएगा, लैक ऑफ फ्यूचर पेमेंट। लैक ऑफ फ्यूचर पेमेंट। फ्यूचर पेमेंट यानी कि फ्यूचर यानी कि जिसका भुगतान भविष्य में होता है, और वो क्या होता है? उधार, जिसका पेमेंट फ्यूचर में होता है। मान के चलो कि आज सेब सस्ते थे और आपने मुझसे कहा कि आपको सेब चाहिए, तो और कुछ 3-4 महीने बाद आप मुझे वो सेब वापस कर दोगे। आपको उधार चाहिए और 3-4 महीने बाद आप मुझे मेरे जो सेब हैं वो वो कर दोगे, वापस लौटा दोगे आप। मतलब वही सेब तो नहीं दोगे तो आप दूसरे खरीद के। लेकिन आज जो सेब है वो मान के चलिए सस्ता है और मैंने आपको सेब दे दिए। अब 3 महीने बाद जब आप मुझे सेब देने आओगे तो हो सकता है कि सेब इतना महंगा हो जाए कि उसका सीज़न ख़त्म होने वाला है और वो इतना महंगा हो जाए, और आप क्या करोगे कि मुझे ऐसे ही बेकार से सेब मुझे पकड़ा दोगे। तो मेरे सेब और आपके सेब दोनों की क्वालिटी आपस में मैच नहीं करेगी। तो यहाँ पर एक और मैं एग्ज़ाम्पल दे सकती हूँ। मान के चलिए कि कोई किसान था, उस किसान ने आपको कहा कि आप मुझे अपनी बाइक दे दीजिए और जब मेरी फसल आएगी तो मैं अपनी फसल आपको दे दूंगा 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, जब भी मेरी फसल आएगी। और आप दोनों में बात हो जाती है कि चलो ठीक है। लेकिन जब फसल काटने का टाइम आता है तो कुछ भी बाढ़ आ गई, कुछ भी ऐसा हो गया, नेचुरल डिजास्टर आ गया कि जो किसान था उसकी जो फसल थी वो बर्बाद हो गई। तो यहाँ पर अब वो आपकी बाइक की पेमेंट यानी कि कमोडिटी से नहीं कर पाएगा। तो लैक ऑफ फ्यूचर पेमेंट भी इसका एक बहुत बड़ा दोष रहा है। आगे 7th पॉइंट है वेस्ट लेबर एंड टाइम। वेस्टिंग ऑफ लेबर एंड टाइम, ये मैंने आपको पहले ही जो डीमेरिट थी उसमें बता दिया था कि हमें सर्च करना पड़ेगा, अपनी ऐसा इंसान सर्च करना पड़ेगा जिसकी ज़रूरत की चीज़ उसके हमारे पास हो और हमारी ज़रूरत की चीज़ उसके पास हो। तो ज़रूरी नहीं है कि वो हमें एकदम से मिल जाए, हमें वो ढूंढना पड़ेगा। 1 दिन लगेगा, 2 दिन लगेंगे, हो सकता है 15 दिन लग जाएं। तो यहाँ पर बार्टर सिस्टम में मोर लेबर चाहिए और जो हमारा टाइम है वो भी वेस्ट होता है। तो ऐसे जो बार्टर सिस्टम है उनकी इतनी मतलब ये जो डीमेरिट्स थी, ये जो कमियां थी, इनको दूर करने के लिए क्या आता है? मनी सिस्टम आता है। मनी सिस्टम यानी कि मनी सिस्टम में हम किसकी बात करते हैं? पैसे की बात करते हैं, जिसका यानी हमने अपने ज़माने में बार्टर सिस्टम नहीं देखा है, लेकिन हमने क्या देखा है? मनी सिस्टम देखा है। तो बार्टर सिस्टम हमने देख लिया कि बार्टर सिस्टम में क्या होता है, नो यूज़ ऑफ मनी, यानी कि सिर्फ कॉमोडिटी के बदले कॉमोडिटी का ही लेन देन होता है। और उसकी कमियां भी हम देख चुके हैं कि उसकी कमियां क्या थी। तो इन चीज़ों को दूर करने के लिए क्या आया, मनी सिस्टम आया, जिसमें हम पैसे से एक्सचेंज करते हैं, पैसे से हम लेना देना करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि मनी सिस्टम यानी कि मनी होती क्या है, पैसा होता क्या है। मनी यानी कि मनी क्या है? मनी इज एनीथिंग, मनी इज एनीथिंग विच लॉ सेज, यानी कि जिसको भी, जिस चीज़ को भी कानून कह दे भाई तू पैसा है, वो चीज़ क्या है? पैसा है, मनी है। यानी कि जिसको भी कानून कह दे वही चीज़ क्या है? पैसा है।
अब हर चीज़ पैसा नहीं हो सकती। जो मनी है उसमें कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ फीचर्स होती हैं जो किसी चीज़ को क्या बनाती हैं, मनी बनाती हैं। और वो फीचर्स क्या हैं? सबसे पहले अगर फीचर्स हम देखें तो सबसे पहले क्या आएगा? जनरली एक्सेप्टेड, यानी कि जो मनी होती है वो सभी लोगों के द्वारा एक्सेप्टेड होती है, यानी कि लोगों का उस पर क्या होता है? ट्रस्ट होता है। लोगों का उस पर क्या होता है? ट्रस्ट होता है। ट्रस्ट क्यों होता है? क्योंकि वो जो मनी है वो किसके द्वारा ऑथोराइज्ड होती है? ऑथोराइज्ड बाय गवर्नमेंट। और सरकार पर सभी लोगों का विश्वास होता है। और जो मनी होती है वो भी किसके द्वारा ऑथोराइज्ड होती है? गवर्नमेंट के द्वारा ऑथोराइज्ड होती है, सरकार के द्वारा ऑथोराइज्ड होती है। तो जो लोग हैं वो सरकार पर भरोसा करके मनी को ईजिली एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मनी की? जनरली एक्सेप्टेड। आगे है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज यानी कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यहाँ पर हम जो भी लेना देना करेंगे, जो भी आदान प्रदान करेंगे वो किससे करेंगे? पैसे से करते हैं, जैसा कि हम अपनी रियल लाइफ में करते हैं। हम दुकान पर गए, सब्जी वाले पर गए, कपड़े की दुकान पर गए, तो हम क्या लेते हैं? हमने सामान लिया और उसके बदले में दुकानदार को पैसे दे दिए। हम उसको कोई चीज़ नहीं देते, हम क्या देते हैं? पैसे देते हैं। और जो वो दुकानदार है वो उन पैसों को ईजिली एक्सेप्ट कर भी लेता है। आगे थर्ड पॉइंट क्या है? मेजर ऑफ वैल्यू। मेजर ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू यानी कि यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे? प्राइस की। किसी भी चीज़ की जो प्राइस है उसको मनी में मेज़र करना बहुत इजी होता है। हम कह सकते हैं कि कोई कार है वो 5 लाख रुपए की है, कोई बाइक है वो 1 लाख रुपए की है, या कोई दूध का मूल्य 80 रुपए है, या फिर फ्रूट की जो कीमत है वो इतने रुपए दर्जन है, हम इजीली कह सकते हैं। नेक्स्ट इसके फीचर क्या आएगी? स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू यानी कि इसको हम स्टोर कर सकते हैं, मनी को हम स्टोर कर सकते हैं। बार्टर सिस्टम में हम कमोडिटीज़ को स्टोर नहीं कर सकते। स्टोर कैसे? कि हम जैसे बैंक में क्या करते हैं, अपना जो पैसा होता है उसको कहाँ पर डिपॉजिट करते हैं? बैंक में डिपॉजिट करते हैं, यानी कि इसको हम स्टोर कर सकते हैं। फिर एक और पॉइंट है यहाँ पर, मीन्स फॉर स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट, डेफर्ड का मतलब होता है यहाँ पर उधार, यानी कि जो मनी है उसका हम फ्यूचर में आसानी से उससे हम पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मनी है, मनी की डेफिनेशन क्या बनेगी? मनी का मीनिंग क्या बनेगा? कि मनी इज एनीथिंग, एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड मीन्स ऑफ स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट। यानी कि अगर आप यहाँ पर कहोगे कि सिर्फ जो पेपर नोट्स होते हैं और जो कॉइन्स होते हैं वो ही क्या है? मनी, ऐसा नहीं है। मनी में क्या आ सकते हैं? मनी में पेपर नोट्स तो आते ही आते हैं, कॉइन्स भी आते हैं, लेकिन जो चेक होता है वो भी मनी में ही आता है। अब आगे कई बार बच्चों के मन में ये क्वेश्चन आता है कि क्या ये जितने भी बैंक जगह जगह पर खुले हुए हैं, क्या ये बैंक सारे अपने अपने पैसे छापते रहते हैं, अपने आप ही करेंसी इशू करते रहते हैं? लेकिन ऐसा नहीं होता। मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक कुछ ही मिनट्स में मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी। मैं यहाँ पर ज़्यादा डिटेल नहीं लेंगे हम यहाँ पर, लेकिन
फिर भी ज़रा सा जिक्र करेंगे हम कि जो मनी है वो किसके द्वारा इशू की जाती है। क्या किसी बैंक के द्वारा इशू की जाती है, या सभी बैंक्स के द्वारा इशू की जाती है, या फिर सरकार के द्वारा इशू की जाती है, या आखिरकार पैसे को बनाता कौन है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें बैंक की, तो बेसिकली अगर हम बात करें तो 2 टाइप्स के बैंक होते हैं। 2 टाइप्स के बैंक होते हैं। 2 टाइप्स के बैंक्स आर 2 टाइप्स। कौन कौन से होते हैं? अगर हम भारत की बात करें, सबसे पहले हम एक होता है सेंट्रल बैंक और एक होता है कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक। तो सबसे पहले अगर सेंट्रल बैंक, अगर हम भारत की बात करते हैं, सेंट्रल बैंक क्या है भारत में? आरबीआई, जिसको हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी कहते हैं। और कॉमर्शियल बैंक कौन सा होता है? जैसे कि एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, ये सारे क्या हैं? कॉमर्शियल बैंक हैं। यानी कि जिस भी बैंक में आपके अकाउंट है या जिस भी बैंक से आप अपना जो भी लेन देन करते हैं, वो सारे बैंक क्या है? कॉमर्शियल बैंक है। यहीं से आप सोच लो, आपका जिस भी बैंक में अकाउंट है वही बैंक क्या है? कॉमर्शियल है, चाहे वो कोई सा भी हो। लेकिन यहाँ पर जो आरबीआई है, आरबीआई क्या है? सेंट्रल बैंक है। यानी कि यहाँ पर हम आरबीआई को क्या कहेंगे? सभी बैंक्स का पिताजी कहेंगे। और ये कॉमर्शियल बैंक क्या है? इसके बेटे हैं। अब पिताजी तो एक ही रहेगा, और जो ये बेटे हैं ये 3, 4, 5 कितने ही हो सकते हैं, लेकिन इनका पिताजी कौन है? एक है। तो यहाँ पर जो सेंट्रल बैंक है वो एक होता है, और कॉमर्शियल बैंक कितने भी हो सकते हैं। तो ये जो कॉमर्शियल बैंक हैं ये सेंट्रल बैंक के इशारे पर ही नाचते हैं। और ये जो सेंट्रल बैंक जो पॉलिसी निकालता है तो उससे पूरा बैंकिंग सिस्टम ही हिल जाता है। तो जो ये कॉमर्शियल बैंक है ये अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करते, ये किसकी मर्जी से करते हैं? आरबीआई की। तो आरबीआई क्या है? देखिए, जितने भी आरबीआई जो है उसकी जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो 1 अप्रैल यानी कि 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई को भारत का सेंट्रल बैंक डिक्लेयर कर दिया गया था। कब किया गया था आरबीआई को भारत का सेंट्रल बैंक डिक्लेयर? 1 अप्रैल 1935। और जो आरबीआई है वो एक अपेक्स बॉडी है। अपेक्स बॉडी का मतलब, यहाँ पर अपेक्स का मतलब क्या होता है? सुप्रीम, यानी कि सबसे ऊपर की बॉडी है। और जो आरबीआई है वो सीधा जो कस्टमर है, जो पब्लिक है, उसके साथ डायरेक्टली कांटेक्ट, यानी कि आरबीआई और पब्लिक के साथ सीधा कांटेक्ट नहीं होता, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता। पब्लिक का कांटेक्ट या लेन देन किसके साथ होता है? कॉमर्शियल बैंक के साथ। पब्लिक को जो भी चाहिए, जो भी देना है, जो भी लेना है, वो कहाँ से लेगा? कॉमर्शियल बैंक से लेगा। लेकिन जो पब्लिक है वो सीधा आरबीआई से कोई भी डील या कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं करती। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो आरबीआई है वो सारे नोट्स, यानी कि कॉइन्स प्लस पेपर नोट्स, लेकिन आरबीआई कॉइन्स और पेपर नोट इशू करता है, लेकिन 1 रुपए के नोट को छोड़कर बाकी जितनी भी करेंसी है, ओनली 1 रुपए के नोट को छोड़कर जितनी भी करेंसी है वो सारी आरबीआई इशू करता है। कॉमर्शियल बैंक्स को कोई भी अधिकार नहीं होता है कि वो करेंसी को इशू कर सके। लेकिन जो आरबीआई है, सिर्फ आरबीआई को ही अधिकार होता है, राइट होता है कि वो सरकार के बिहाफ पर यानी कि सरकार के कहने पर जो नोट हैं उनको क्या करता है? इशू करता है। लेकिन 1 रुपए का नोट आरबीआई इशू नहीं करता। जो 1 रुपए का नोट है उसको कौन इशू करता है?
मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और जैसे बाकी नोट्स पर आरबीआई के गवर्नर के साइन होते हैं, तो यहाँ पर 1 रुपए के नोट पर फाइनेंस सेक्रेटरी, यानी कि जितने भी ये पेपर नोट्स हैं 1 रुपए को छोड़कर, वहाँ पर आरबीआई के गवर्नर के साइन होंगे, लेकिन जो 1 रुपए होगा उसके ऊपर आरबीआई के गवर्नर के साइन नहीं होते हैं, सिग्नेचर नहीं होते हैं, क्योंकि 1 रुपए को भारत की सरकार बनाती है और भारत की सरकार का जो डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको इश्यू करता है। तो इस पर जो साइन होते हैं वो फाइनेंस सेक्रेटरी के होते हैं, ना कि आरबीआई के गवर्नर के होते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे बार्टर सिस्टम क्या था, उसकी कमियां क्या थी, और उसकी कमियों को दूर करने के लिए मनी सिस्टम आगे आया, और मनी होती क्या है और मनी को कौन इश्यू करता है। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइबर कीजिए। Thank you for watching my video.